अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज की अहम खबर है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर जो है, दोनों ममालिक ने उस सीज़ फायर पर इत्तफाक कर लिया है। हमने देखा कि भारत की जानिब से जो मुसलसल जारियत का एक सिलसिला जारी था, लेकिन पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया और सिर्फ उन हमलों का जवाब दिया और मामलात को मज़ीद ख़राब ना करने के मौक़िफ़ पर कायम रहा। और इसी के साथ साथ जो भी हमले किए गए, पाकिस्तान ने उनका भरपूर जवाब दिया, लेकिन मामलात को मज़ीद ख़राब ना करने के हवाले से, जैसे मैंने कहा, कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। लेकिन कल रात जो हमले किए गए एयर बेसिस पर, उसके बाद जो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया भारत को, तो भारत को भरपूर जवाब देने के बाद भारत ने सीज़ फायर पर आमादगी जाहिर कर दी है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर और जो इस हवाले से बाकायदा तस्दीक भी जो फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से की गई है, नायब वज़ीर आज़म की जानिब से की गई है कि दोनों ममालिक ने सीज़ फायर पर इत्तफाक कर लिया है। जो अमरीकी सदर ने कहा है, उन्होंने उस सोशल मीडिया की अपनी पोस्ट में ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुज़ाकरात की एक लंबी रात के बाद पाकिस्तान और भारत ने सीज़ फायर पर इत्तफाक कर लिया है। इसी के साथ साथ अब जो हमने देखा कि पहलगाम वाक़े के बाद मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर भारत की जानिब से झूठे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी डिप्लोमेट्स जो थे उनको इंगेज किया, आलमी बरादरी के सामने हक़ायक़ रखे। और ना सिर्फ इतना, बल्कि भारत को भी ये पेशकश की कि वो इस मामले की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ जो तहकीकात है वो करवाए। पाकिस्तान इस वाक़े में मुलविस नहीं, और पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की बाज़ाब्ता तौर पर मज़म्मत भी की थी। अब आज की ये जो अहम खबर है, हम इसी इशू पर गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डार साहब वक्त निकालने। अब आपने देखा कि अब ये अहम जो डेवलपमेंट सामने आई है, आपकी नज़र में ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है डार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और फिर हमारा जो क्लोज कोऑर्डिनेशन है विद आर्म्ड फोर्सेस, उनकी लीडरशिप से चेयरमैन साहब, जॉइंट चीफ, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ और फिर नेवल चीफ, तो ये एक टीम वर्क था। देखा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हम इंटरनल अपने डिस्कशन और कथासिस के लिए करते रहे, उसके प्रेस रिलीज नहीं देते रहे। साथ साथ हम वॉचफुल रहे राइट फ्रॉम 22 अप्रैल से जब ये वाक़या हुआ, और फिर 23 को जब उन्होंने मेजर्स लिए डिप्लोमेटिक हमारे खिलाफ। तो ये पूरा प्रोसेस है वो जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत माइन्यूटली इसको मॉनिटर भी किया और इन्वॉल्व रहे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक चीज़ इसकी ये आउटकम है कि हमने ग्रेसफुली अपने आप को अपना डेमोन्स्ट्रेट किया, कौम के जो तवक्कुआत थी उस पर पूरे उतरे। आवाज़ पाकिस्तान ने कौम का सर जो है थोड़ा से बुलंद किया, और डिप्लोमेट कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर थी या दूसरे मुल्कों में करीबन 3 दर्जन मुख्तलिफ जो है फॉरेन मिनिस्टर्स या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और 1-2 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर, उनसे जो मेरी बात होती थी, हम उनको ये बताते थे कि ये फलान चीज़ झूठ है। ये आपने देखा कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए। पहला जो राउंड था जो 6 और 7 मई के दरमियान था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को बहुत कामयाबी दी। उनके 5 हमने फाइटर जेट गिरा दिए, और उसके बाद फिर 2 UAVs गिरा दिए। वो फिर उसका जो रिएक्शन हमने देखा, आपने देखा कि वो अगले 48 घंटे में कोई 80 ड्रोन पाकिस्तान में उन्होंने कर दिए, पाकिस्तान की तरफ भेज दिए, और फिर मिसाइल की अटैक की, और फिर इवेंचुअली जो कल रात थी वो हमारे नूर खान एयरबेस के ऊपर शोरकोट वगैरह, और फिर कुछ एयरपोर्ट सक्कर और मुजफ्फरगढ़ वगैरह इस तरह का ये जो सारे थे। तो फिर हमारा भी सबर का पैमाना लबरेज हो गया, क्योंकि थ्रू आउट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, करीबन 3 दर्जन में से जो चंद ममालिक तो बहुत ज़्यादा क्लोजली उसको फॉलो अप भी कर रहे थे, रेगुलर कॉन्टेक्ट में भी थे, हमारे साथ भी थे, उनके साथ भी थे। तो हमारे लिए फिर कल नागुज़ीर होगा कि हम इसको फिजिकल और इसको एक भरपूर जवाब दें, ताकि इनको समझ आए कि ये वन साइडेड तो बात नहीं है। तो वो हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने बैठ के फैसला किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और आपने देखा कि उसके बाद हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसको हमने छुपाया हो। तमाम चीज़ें हम बाकायदा
कौम के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ रिलीज करते रहे हैं, जो एक्शन लेते रहे हैं। और हमने ये कहा था कि जब वो यानी 7 की रात 8 की रात कहा कि जी 15 जगह पे हमने हमला कर दिया हमारे तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तो हमने किसी जगह पे नहीं किया हुआ था कुछ भी। 8 को कह दिया कि जी हमने F-16 भेज दी है और वो है कि हमने गिरा लिया है, और एक पायलट को भी हमने कुछ नहीं किया था। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इस चीज़ को समझती है, और इसके साथ साथ ऐसे जो काम होते हैं उसमें डिजिटल वर्ल्ड में फुटप्रिंट यानी थोड़े छुट जाते हैं ऑटोमेटिकली, जिसको आप यानी ना बदल सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं। तो वो जो बड़ी ममालिक हैं उनके पास ये कैपेसिटी है, तो इसलिए कई जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो डिप्लोमेट थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि हमने चेक किया, आपने कोई ऐसी चीज नहीं की। और हमने कहा कि जब हम करेंगे तो हम बता के करेंगे और दुनिया को क्वेश्चन करेंगे, जो हम करेंगे वही हमने किया। तो आज फिर दोबारा कुछ ममालिक यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स उसमें थे, उसमें सऊदी अरेबिया था, उसमें यूके था, तो और इसके साथ यूएई ने ज्वाइन किया, तुर्की ने। तो ये तमाम जाहिर है कि उधर भी कॉन्टेक्ट कर रहे थे, हमें भी कर रहे थे कि किसी तरीके से ये डी-एस्केलेट हो। हम अमन पसंद मुल्क है, अमन पसंद ये हमारा इवन जो अल्लाह ताला ने हमें कुछ सलाहियतें दी हुई है वो भी अमन के लिए है, डिटरेंस के लिए है। तो हम तो डे 1 से 22 अप्रैल के बाद हमने बहुत तहम्मुल और इसका सब्र का मुजाहरा किया। और जब बिल्कुल 6 और 7 की दरमियानी रात में जब 75 से 80 इनके इंडियन जो जेट फाइटर्स आ गए, तो फिर उसका आपने देखा कि उसका फिर नतीजा क्या निकला। उसके बाद फिर 48 घंटे जो कुछ हुआ, पूरे पाकिस्तान में ड्रोन फिरने शुरू हो गए, पूरे तमाम मेन सिटीज में। तो उसके बाद भी हमने जो रात जवाब दिया, तो फिर आज सुबह ये शुरू बात हो गई कि जी आप दोनों को जो ममालिक है मेहरबानी करें और सीज फायर करते हैं। और ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल सीज फायर पर अब इत्तफाक तो हो गया, लेकिन हमने देखा कि जब पहलगाम वाक़या हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर एक पेशकश की थी भारत को कि तहकीकात करवाई जाए, पाकिस्तान का इस पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान मुलविस नहीं है, लेकिन भारत ने उस पर कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। लेकिन उस वाक़े के बाद हमने ये ज़रूर देखा कि आपने बतौर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डिप्लोमेट्स को इंगेज किया, फ़ॉरेन ऑफिस में हमने देखा कि डिप्लोमेट्स आए, आपने तमाम हक़ाइक़ जो है उनके सामने रखे। आप समझते हैं कि इस वक्त जो कुछ हुआ, जो भारत ने जारियत की और पाकिस्तान ने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद आप समझते हैं कि जितनी कोशिशें बतौर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा आपने की, अब आलमी बिरादरी को ये मैसेज चला गया है, या वो ये समझती हैं कि पहल जो है वो पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने की थी? जी 100%। और भाई हमने ना सिर्फ उनको साथ किया, ये मैंने तो कई ममालिक के साथ जो की ममालिक है उनके साथ तो कई राउंड ऑफ मेरे यानी हुई है कॉन्टेक्ट्स। कई किसी का 3 दफा हुई है, किसी का 2 दफा हुई है, किसी का 4 दफा हुई है। तो जितना जिसका कंट्री ममालिक का इंटरेस्ट था, जितना वो अपना उसमें इन्वॉल्व होते थे और उसको वो जनरली करते थे, हम भी उनके साथ उसी तरह इन टच रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को फतह अता की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साबित किया कि हम अपना जो मुल्क का, अपने अवाम का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो कामयाबी के साथ कर सकती हैं और किया है। तो ये सारा प्रोसेस जो था वो आपके सारे सामने है, कौम ने सारा देखा है, और हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कोई नहीं छुपाया। तो वो अब वो कोर्ट नहीं हो सकता, अच्छा नहीं लगेगा। कई ममालिक ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, आपने कोई 15 हमले नहीं किए, आप ठीक कह रहे हैं कि आपने F-16 कोई वहाँ नहीं भेजा। वो तो ऑफिशियल अमेरिका से स्टेटमेंट आ गई थी जो 8 की रात का था कि हमने ये वो भेज दी है, F-16 भेज दिया। से कोई हमने कोई F-16 ना गए, ना कोई गिरा, ना कोई पायलट हमारा अरेस्ट हुआ। तो वो जो एक झूठ का जो एक बेस था, और वो शायद जस्टिफाई करने के लिए था मोर एंड मोर एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर हमें फिजिकल अपना रिएक्शन, रिटेलिएशन करनी पड़ी कल, और वो फिर हमने एक प्लान तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह की, और आपने उसके रिजल्ट जो है आपके कौम के सामने है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने अपना दुनिया को दिखाया कि हम अपना डिफेंड अपने आप को कर सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं, और कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। एक बहुत अल्लाह ताला ने हमें कुव्वत अदा की है,
इस मामले में। तो कौम को भी मुबारक, आपको मुबारक। चलें, बहुत शुक्रिया डार साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, नायब वज़ीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब यही मौक़िफ़ है जो डे 1 से पाकिस्तान का रहा है, और पाकिस्तान ने उस वक्त भी जब भारत की जानिब से जारियत की गई, तब भी पाकिस्तान ने यह वाज़े तौर पर पैगाम दिया था कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, और अगर कोई मामला है तो उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए पाकिस्तान तैयार है। लेकिन उसका मुस्बत जवाब भारत की तरफ से नहीं आया, जिसके बाद पाकिस्तान को भी उसी तरह जवाब दिया गया और पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। और उसके बाद आपने देखा कि अब भारत की जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जो उनके अल्फाज थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी, अब वो भारत सीज़ फायर पर आमादा भी हो चुका है। तो अब मामलात जो बाकी हैं कि 12 मई को भी बात होगी, तो सिंतास मुआहदा हो गया और दीगर इशूज़ हो गए, उन पर अब भारत के साथ मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इन इशूज़ पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो हमने बात की कि सीज़ फायर के बाद ये भी कहा गया है कि 12 मई को दोबारा पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होगी, और जो अमरीकी सदर ट्रंप ने भी बात की है। अब मामलात आगे भारत के साथ किस तरह बढ़ेंगे, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर शेरी रहमान साहिबा वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो भारत ने शुरू में आपने देखा कि जो जारियत की पाकिस्तान ने, उस जारियत के बावजूद जवाब तो दिया, लेकिन अमन के हवाले से भी बात की कि पाकिस्तान अमन चाहता है। लेकिन आज जो सीज़ फायर हुआ, आप समझती हैं कि आलमी बिरादरी को भी अब ये इल्म हो गया है कि ये पहल पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने की थी, और सीज़ फायर पाकिस्तान की कामयाबी है? देखिए, सीज़ फायर डेफिनेटली पाकिस्तान की कामयाबी है। आपने क़यादत का किरदार देखा, चाहे अपना चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, जिन्होंने बिल्कुल संभाला हुआ था डिप्लोमेटिक फ्रंट और इंटरनेशनल मैसेजिंग, जो बहुत अहमियत की मुतहम्मिल होती है ऐसे काम में। और ऑब्वियसली अपना प्रेसिडेंट साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब और जनरल आसिम मुनीर और हमारे सारे बहादुर इस वक्त मुसल्लह अफवाज, जिन्होंने बहुत ही अहसन किरदार अदा किया है इस वक्त, तो खासतौर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उनके शाहीनों ने तो बिल्कुल तारीफ रकम की है। और ये सारे काम हुए हैं। तो आज फजर से जो इन्होंने हमला शुरू किया है, आपने देखा 12 घंटे लगे इस बात को कि उन्होंने फिर कह दिया कि हम तैयार हैं, जबकि उन्होंने पहले कहा था हम बिल्कुल इस तरह नहीं करेंगे। उनके तवक्कुआत बिल्कुल कुछ और थी। पाकिस्तान की डिटरेंस कैपेसिटी के हवाले से उनकी सोच भी बिल्कुल कुछ और थी। मेरे ख्याल में वो खासे शज़्ज़र रह गए कि उनके साथ हुआ क्या है। और दूसरी बात ये कि जाहिर है इसमें सालिस का भी किरदार है। सालिस इसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी रहे हैं जी, और अपना तुर्की के भी एक इसमें था, चीन का भी रहता है, आपको पता है। वो तो उनका सपोर्ट गैर मशरूत पाकिस्तान के साथ रहता है और बहुत अहमियत का इस वक्त मुतहम्मिल है। फिर अमेरिका ने फाइनली स्टेप इन किया जी, तो फिर भारत ने भी अपने आई थिंक उन्होंने व्हाट इज नोन एज कटिंग देयर लॉसेस वो किया है। और लेकिन मुझे ये, मैं समझती हूँ कि आगे जाते हुए ये जो भी सालसी करती हैं बड़ी ताकतें, उनको इस अमन को किसी देरपा फ्रेमवर्क में ढालने की भी जरूरत होती है। बस सीज़ फायर करा के छोड़ने से सीज़ फायर कायम नहीं रहते जी। हाँ, लेकिन शेरी रहमान साहबा, हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के भी इंटरव्यूज़ देखे बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स पर, आपके भी हमने बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज़ देखे, और जो पहलगाम वाक़े के हवाले से एक मौक़िफ़ था पाकिस्तान का, वो आपने सामने भी रखा। ये अब आप समझती हैं कि जो डिप्लोमेट्स को इंगेज किया गया पाकिस्तान की जानिब से, अब ये तो वाज़ेह पैगाम चला गया है, आलमी बरादरी अब समझती है कि यह पहल भारत की तरफ से थी, पाकिस्तान का कसूर नहीं है, वो मुतमईन है? देखिए, पहल कौन सी पहल भारत की तरफ से थी? अग्रेसर वो थे, हमलावार वो थे, जंग का तबर भी उन्होंने बजाया, अमली तौर से उन्होंने जंग शुरू भी उन्होंने की, और बीच में उन्होंने एक पूरी बॉलीवुड फिल्म चलाई है जिसमें तूफान बदतमीजी और गाली गलौज तक उतर आए पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के खात्मे और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर दी, ताकि उनकी मोदी सरकार उसके साथ बनी हुई थी
और वो कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे थे किसी जंगबंदी का या जंग में कमी का। वो तो बिल्कुल ऊपर चले जा रहे थे। लेकिन मैंने आपसे कहा 12 घंटे की उन्होंने कार्रवाई देख ली पाकिस्तान की जी। और पहले दिन की जो दिफाई कार्रवाई थी, तो उनके काफी तबीयत मेरे ख्याल में साफ हुई है। लेकिन फिर भी उनका रवैया मैं समझती हूँ बहुत ही उखड़ा उखड़ा है और वो खुश नहीं है जाहिर है इस काम पे। हम अपने आप को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। वो खुश नहीं है जिस तरह ये एंड गेम हुआ है। और उन्होंने ये भी कहना शुरू किया है हम तो नहीं कहीं आगे कोई और बात नहीं करेंगे, जबकि जो सालिस हैं दोनों ने, प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि दूसरे मुल्क में आगे बातें करेंगे। और उन्होंने स्पेल भी किया है फ्रेमवर्क, मतलब पानी के हवाले से। देखिए IWT सिंतास मुआहदे को तो मौतरी को तो वापस लेना पड़ेगा जी। और बहुत दीगर इश्यूज हैं इंक्लूडिंग मकबूजा कश्मीर जिस पर डिस्कशन होना है। नहीं तो ये रेस्टलेस ही रहेगा, ये सेटल डाउन नहीं होगा खित्ता। और अगर इसमें कोई देरपा हल ढूंढना है तो सालिस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा जी। तो शरीर रहमान साहबा, यही जैसे कहा जा रहा है कि अब सीज फायर तो हो गया है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के सिंतास मुआहदे के हवाले से थे उनका भी हल निकलना चाहिए। और जो पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम हमले का एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, उस मामले को भी क्लियर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सीधी बात करें कि आप गैर जानिबदार तहकीकात ऑफर कर चुके हैं, उसको ये अगर ना लें तो फिर आपके लिए एक और परेशानी का बायस बनता है खित्ते में कि आप कल कोई भी मफरूजा गाड़ दें और कहें कि जी कोई भी कहानी गाड़ दें और कहें कि भाई अब ये तो पाकिस्तान ने किया। तो फिर हम बलोचिस्तान में रोज जो आए दिन कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है हम उसकी बुनियाद पे जंग की पहल कर दें। ये तो बहुत ही अजीब और गरीब सिचुएशन है और ये ना देरपा अमन को जन्म दे सकती है, ना किसी किस्म के सीज फायर को बरकरार रख सकती है। तो मैं समझती हूँ आगे जाते हुए अगर होशमंदी का कोई इसमें आंसर है और पहलू है तो हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तो कभी इस तरह की रैशनल बात ही नहीं की है जी, ना कोई गैर मंतकी बात, ना कोई बदतमीज बात। अपने जामे में मतलब ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के जामे में रहते हैं, जो बहुत बड़ी बात है जी आजकल की दुनिया में, जहाँ मतलब हर किस्म की गलाजत अब बन गई है नॉर्मलाइज, जो नहीं होनी चाहिए। आप जब तक वजादारी नहीं लाएंगे वापस डिप्लोमेसी में बहुत मुश्किल होगा काम करना। लेकिन उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है अपना फायरिंग स्क्वाड उनके अपने मीडिया को। तो ये मैं समझती हूँ चेंज होना पड़ेगा। उनके मीडिया को भी अपने पंखे से उतरना पड़ेगा, पागलपने के पंखे पे जो बैठे हुए थे। अभी भी अर्नाब गोस्वामी वहाँ कह रहा है, सब हंस रहे हैं इस पर। मैंने तो नहीं, वैसे सेनेटर साहब आपका भारतीय मीडिया के लिए मशवरा क्या होगा? मेरा तो मशवरा है कि वो अपने पागलपने के पंखे से उतरें और अपनी साख बहाल करने के लिए कुछ अपनी खुद जिसे कहते हैं एहतसाबी करें, क्योंकि उसके बगैर ये नहीं फैक्ट फ्रॉम फिक्शन वो जो जिस तरह मिक्स कर रहे थे वो तो नहीं आगे चलेगा। अगर वो इस तरह चला चाहते हैं उनको फिर दुनिया भी सीरियसली नहीं लेगी ना। और उनका नज़्बुल ऐन और उनका हदफ तो दुनिया भी होती है। तो अगर वो इस तरह का प्लेयर रहना चाहते हैं और एक मतलब गली के बुली की तरह भौंकना चाहते हैं तो फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं भी ये अल्फाज खुद मुझे हदफ करने चाहिए, ये मुझे भी यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन नहीं है। बिल्कुल सेनेटर साहब आपने बिल्कुल पहले भी दुरुस्त कहा कि भारत का जो रवैया है वो अभी भी लहजा उखड़ा हुआ है। अभी भी अगर उनकी आपने गुफ्तगू सुनी हो तो जो अमरीकी सदर बात कर रहे हैं वो उसके बरक्स बात कर रहे हैं। भारत अभी भी कह रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो कॉल आई है उस पर हमने इत्तफाक किया है कि ठीक है सीज फायर करते हैं। अमरीकी सदर जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की लंबी रात के बाद दोनों मुमालिक ने इत्तफाक किया है। तो भारत एक तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे ये सीज फायर किया है। जी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों ने मिलकर किया है। ऐसा कुछ नहीं है जी, जब तक इतना दो भारी भरकम सालिस नहीं थे बीच में और इनकी आज इनको मुंह की खानी नहीं पड़ी, दो चीजें उसकी वजह से हुआ है जी। आज जो 12 घंटे गुजरे इन पर बहुत भारी पड़े हैं और बहुत सारी बातें आया भी नहीं है पब्लिक में जी।
तो इनको तो बहुत फेस सेविंग दी गई है क्योंकि इनको जरूरत थी उसकी। सेनेटर साहब, एक आखिरी सवाल होगा मुख्तसर के, जो जितनी हमने कोशिशें की हैं डिप्लोमेट को इंगेज भी हमने किया, सीज फायर के बाद आप समझती हैं कि मामला यहीं रुकना चाहिए या आप समझती हैं कि नहीं, अभी पाकिस्तान को इन कोशिशों में तेजी करनी होगी? जी, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को जरूर तेजी करनी चाहिए। हम समझते हैं कि हमें लोग हम पर यकीन रखते हैं, लेकिन आजकल इंटरनेशनल सियासत इस बात पर नहीं चलती। वो जियो पॉलिटिक्स ऐसी तेजी से वापस आई है 21वीं सदी में, जैसे मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस माहौल में तो आपको बहुत तेज डिप्लोमेसी रखनी पड़ेगी। और मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके यहाँ जाफर एक्सप्रेस का दिल खराश सानेहा हुआ, ठीक है। आपको आप अगर भारत होता तो वो तो खड़े होके सर पे खड़े होता कि ये इन्होंने पाकिस्तान ने किया है। आपको वहाँ उनका सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर मिला है आपकी हिरासत में, कुलभूषण यादव। कोई इटली से तो नहीं आया था ना मेरे भाई, वहाँ कर क्या रहा था और किस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा था? वो वहाँ दहशतगर्दी को फरोग देने बैठा हुआ है, उसकी आग लगाने बैठा हुआ है। तो ये हमें प्रेस करना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स पे और अग्रेसिव होना चाहिए डिप्लोमेसी में, नहीं तो फिर आपके ऊपर गाड़ियां चल जाएंगी वक्त की और तारीख की, और कोई याद नहीं रखेगा, बस आपको कठेरे में खड़ा करता रहेंगे। जब इस दफा हमने हर फ्रंट पे वापस फ्रंट फुट पे होके लड़ाई लड़ी है डिप्लोमेटिकली, मीडिया पे, इंटरनेशनली। जो चेयरमैन बिलावल को मैं समझती हूँ ये सहरा जाता है कि उन्होंने ही डिड दैट, और उनको बोला, उन्होंने जरूर किया। सब ने, फौज ने तो अपना किरदार आपने देखा किस हसीन तरीके से किया है। उनको हम मुकम्मल खिराज देते रहेंगे इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने एक डिटरेंस एस्टैब्लिश कर ली, एक रेड लाइन एस्टैब्लिश कर ली जो भारत के जहन में नहीं थी जी। तो ये एक इज्तिमाई एफर्ट था अग्रेसिव डिप्लोमेसी का और अग्रेसिव मिलिट्री रिस्पांस का, रिस्ट्रेन। बट देन जब रिस्ट्रेन तोड़ा गया तो उसको फिर अच्छी तरह एक ठोक बजा के किया। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म रही है, और पाकिस्तान जब इस तरह करे तो आप देखते हैं कि फतूहात हमारे सामने होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सेनेटर शेरी रहमान साहिबा वक्त निकालने का। शेरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान ने तो डे 1 से पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी की और ताउन के हवाले से भी ऑफ़र की गई, लेकिन भारत की जानिब से उसका कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। और कल रात जो पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया, उस जवाब के बाद हमने ये ज़रूर देखा है कि भारत जो है अब वो सीज़ फायर पर आमादा हो गया। अब उसको भी हमने देखा कि उनकी जानिब से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन इस सीज़ फायर के बाद भी, जैसे सेनेटर शेरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं वो पाकिस्तान को अभी भी तेज़ करनी होंगी। अगर तेज़ नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के इल्ज़ामात लगेंगे और गलतफहमियाँ भी पैदा होंगी। तो सीज़ फायर के बाद भी जो सिलसिला है वो रुका नहीं है, और जैसे पाकिस्तान ने पहले आलमी बरादरी के सामने अपना केस रखा है, अब वो थोड़ा मजीद उसमें तेज़ी लानी होगी और भरपूर तरीके से इसी तरह से कोशिशें जारी रखनी होंगी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो आज सीज़ फायर के हवाले से जैसे हमने जिक्र भी किया, और भारत जिस तरह से इन तमाम चीज़ों को रंग देने की पहले भी कोशिश करता रहा और पाकिस्तान ने जिस भरपूर तरीके से जवाब दिया है, उसके बाद ये जो अब आज की डेवलपमेंट है वो आपके सामने है। हम इसी इशू पर गुफ्तगू करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपने देखा कि जब पहले भारत ने जारियत की तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन एक स्पेस दिया भारत को, अमन की बात ज़रूर की और कहा कि पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है, लेकिन भारत को वो चीज़ जो है वो समझ नहीं आई। लेकिन कल तकरीबन अगर हम कहें तो 12 घंटों की सिर्फ भरपूर कार्रवाई के बाद भारत जो है वो सीज़ फायर पर आमादा हो गया, बल्कि मजबूर हो गया। ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की आप कामयाबी समझते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम गरवानी साहब, और मैं पूरे पाकिस्तान को आपकी वसासत से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज की फतेह है, ये हर पाकिस्तानी की फतेह है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फौज के साथ जुड़ के खड़ी हुई,
और इस तरह लग रहा था जैसे 24-25 करोड़ फौजी, हर बंदा फौजी लग रहा था। और अल्लाह पाक ने ये हमें फतेह दी है और इसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान ने जो अपना हक इस्तेमाल किया गुरबानी साहब, वो यूएन के आर्टिकल 51 के तहत इस्तेमाल किया। और हम तो पहले दिन से इन्हें कह रहे थे कि भाई आपके बाद अगर पहलगाम में कोई वाकया हो गया है, हमें उससे बड़ा अफसोस है, हमें उसको सबूत दें, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन आपके साथ करने को तैयार हैं, हम हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। बट मोदी साहब बात ही नहीं सुन रहे थे और वो खुद ही फैसले कर रहे थे, खुद ही जजमेंट दे रहे थे और फिर चढ़ दौड़े हमारे पे। तो इनका गुरूर बिल्कुल खाक में मिल गया है। ये बड़े, वो पहले जब हुआ पुलवामा का कि रफाल जो है होता तो वो उसकी बड़ी कमी महसूस की गई। तो उसकी कमी फिर हमने इनको दिखाई। अभी 5 हथियारे गिरा दिए, 3 रफाल, और बिल्कुल जो है झाग की तरह बैठ गए फौरन अगले दिन। और फिर ये S-400 ले लिए कि जी हम पाकिस्तान को देखेंगे कैसे हम पे हमला करता है। वो S-400 का भी हमने दुनिया को तमाशा दिखा दिया। और फिर हैरत भेज दिए इसराइल को भी बड़ा नाज था। तो इसराइल के लिए डूब मरने का मकाम है। उसको जो था आते पड़ी हुई थी हमास की, फलस्तीन। हमास एक देखिए, हमास एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, एक उसकी शाख है फलस्तीन की। जैसे हमास है वैसे अल फतेह भी है, वैसे फलस्तीन अथॉरिटी भी है, अल कासिम ब्रिगेड भी है, अल अक्सा मार्टायर ब्रिगेड भी है, पॉपुलर फ्रंट भी है, डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो इसकी मुख्तलिफ शाखों में से एक शाख है हमास, और उसको भी इसराइल शिकस्त नहीं दे सका। तो यहाँ पे 24 करोड़ अवाम का एक न्यूक्लियर ताकत है जिसको दुनिया कहती थी कि ये दुनिया की नंबर 1 अफवाज है, उसकी आप बात ही नहीं सुन रहे और उसको चढ़ दौड़े हैं। नहीं, लेकिन तारिक साहब एक पहलू ये भी देखें ना कि बलूचिस्तान के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ उसमें हमने शवाहिद भी दिए। नायब वजीर आजम साहब ने, इवन फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वाज़ेह किया गया कि भारत के ताने बाने जो है वो मिल रहे हैं, कलभूषण जो है वो हमारे पास है अभी भी। लेकिन जो भी पाकिस्तान के अंदर अफसोसनाक वाकयात पेश आए हैं इंक्लूडिंग जाफर एक्सप्रेस, तो उस पर भारत ने कभी भी इन वाकयात की मजम्मत नहीं की। लेकिन पहलगाम वाकया जब हुआ तो उसकी पाकिस्तान ने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी की, जिसको ठुकराया गया। तो एक ये पहलू भी है कि अगर पाकिस्तान ऑफर कर रहा है तो वो उस पर आमादगी जाहिर करनी चाहिए थी भारत को पहले ही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट है ये हमारे मुहब्बे वतन अवाम के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए बड़ा आई ओपनर है। आपको याद होगा पाकिस्तानी मीडिया ने उसको बाद में पिकअप किया, इन्होंने पहले पिकअप कर लिया इंडियन मीडिया ने, और रनिंग कमेंट्री शुरू कर दी और AI जनरेटेड इमेजेस और मूवीज लगा के पूरी ट्रेन जल गई और कहा कि 300 फौजी पकड़ लिए। अजीब अजीब ड्रामे करते हैं, इनको बॉलीवुड की आदत है। मोदी खुद एक ड्रामेबाज और एक्टर लगता है, हर चीज को मतलब फिल्म इंडस्ट्री की तरह से डील करते हैं। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने लॉन्च किया, अगले दिन ही पता चला कि वहां उनके जो है जो फिल्म इंडस्ट्री को लुक आफ्टर करती है मिनिस्ट्री, वहां 15 रिक्वेस्टें आ गई कि हम इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे फिल्म बनाना चाहते हैं, हमें इजाजत दें। ये मतलब फिल्म से बाहर ही नहीं निकलते। बट पाकिस्तान ने इनको सही ड्रेसिंग दी है और आज फजर से स्टार्ट किया, असर तक हमारी मार बर्दाश्त नहीं की। और इसमें अमेरिका का रोल ये देखें कि पहले अमेरिका ने जैसे वाकया हुआ ट्वीट आई कि जी शेम ऑन इंडिया, शेम दैट इंडिया हैज अटैक्ड पाकिस्तान। बाद में JD वाइन साहब की स्टेटमेंट आ गई कि जी हमारा तो इससे लेना देना कोई नहीं, ये तो आपस के मसले हैं, पुराने मसले खुद ही हल करें। बिल्कुल। जब पाकिस्तान ने अपना असली रुख दिखाया, इनको ताकत का मुजाहरा किया अल्लाह के फजल से, तो देखिए असर से पहले पहले घुटने टेक दिए। तो आप तो जब हम पे चढ़े थे तो हमने आपके 3 रफाल और 2 में गिरा दिए थे, Su-30 और MiG-29 और एक कॉम्बैट ड्रोन भी मारा था, 6 मारे थे आपके। तो जब हमने किया तो आपने चूड़ियां पहनी हुई थी। लेकिन हाँ तारिक, बिल्कुल, लेकिन तारिक साहब यही बात है ना कि कश्मीर का मसला हो या पहलगाम का वाकया हो या दीगर इश्यूज हों, जब भी भारत के साथ बातचीत के हवाले से कोई बात हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है तो उसका हमें जवाब जो है वो मुस्बत नहीं मिला। लेकिन जो पाकिस्तान का राज से आपने देखा कि भरपूर जवाब है, उसके बाद अब ये भी पाकिस्तान की कामयाबी है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पर, सीज फायर करने पर इत्तफाक उसने कर लिया है। देखिए माय डियर गरमानी, माय डियर ब्रदर, मैं आपको बताता चलूं, अगर ये हमसे बातचीत ना करें तो हमने जो हमारी 850 किलोमीटर से ज्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ टोटल डोमिनेंस इख्तियार कर ली है। वहाँ जगह जगह पे इन्होंने सफेद झंडे लहरा रहे हैं। अच्छा कि जी अब हमें इजाजत दें, हमें माफी दें, हम जंग नहीं चाहते, हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, हमें ये जख्मियों और मरों को एवैक्यूएट करने दें।
ये हाथ खड़े कर चुके हैं। फिर हमारी अफवाज जो है, जो दुश्मन हमला करती है, वो इस पोजीशन पे है कि अगर आज बात बढ़ती है तो 1-2 दिन के अंदर वो कश्मीर को काट सकते हैं। वो कि ये खालिस्तान का मसला भी एक मतलब परमानेंट तौर पे हल कर सकते हैं, बिकॉज आगे से हम अटैक करेंगे, पीछे से सिख अटैक करेंगे। तो इन्होंने उनका जो नुकसान हुआ है, जिसमें इनको बड़ा नाज था, और सारे जो है हमने इनके फॉरवर्ड एयर बेसिस तबाह कर दिए हैं, और जो 400 मिसाइलों की साइड स्टोरेज वो तबाह कर दी है। जहां जहां इन्होंने बड़े बड़े ब्रह्मोस मिसाइल जो रखे हुए थे, हमने इंटरसेप्ट भी किए और तबाह भी किए। तो ओवरऑल, और इनके साथ साइबर अटैक इन पे किया, इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री पे साइबर अटैक किया, इनके एटॉमिक एनर्जी कमीशन पे साइबर अटैक किया, इनकी जो बाकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको हैक कर लिया। तो ये सारा ओवरऑल जो इफेक्ट था, उस पे इनके हाथ पांव फूले। और एक दिन पहले वो कह रहे थे कि जी ये हमारा लेना देना नहीं, तो वे देखें जब आपने जो लातों के भूतों को लातों से ठीक किया, तो 12 घंटे के अंदर आपके कदमों पड़ गए और क्या जी बातचीत कर लेते हैं सीज फायर को। अब हमें ये करना होगा कि जो हमारे साथ इनके मेन मसले हैं, उनको तरीके से इनसे बात करें और इनसे कहें कि ना हम आपके मामलात में दखल देते हैं, ना आप दें, एंड लेट्स लिव लाइक ए गुड नेबर्स। वो आप हम हंसाए हैं, आपका 1.5 अरब का मुल्क है, आप हमसे 6 गुना बड़े हैं, हम मानते हैं आपको। तो चाइना भी देखें 1.5 अरब की आबादी है, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है। हमने जो कर लिया वो सो कर लिया। अब हमें हिस्ट्री से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल तारिक साहब। लेकिन एक मैं आपसे जरूर सवाल करूंगा कि ये जो 2-3 दिन गुजरे हैं, इसमें बार बार एक फेक न्यूज फैलाई जा रही थी भारतीय मीडिया की जानिब से। आपने देखा कि उन्होंने लाहौर में भी पोर्ट बना लिया, सियालकोट में भी पोर्ट बना लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा करवा लिया, और लोगों को एक तासुर था जैसे इस्लामाबाद से लोग बाहर नहीं निकल रहे घरों में। ओवरऑल आपने इन दिनों में आम लोगों का जज्बा किस तरह देखा? देखिए जज्बा मैं तो देखें जी, मैंने तो खुद जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे यंग ऑफिसर भी रहा, सीनियर ऑफिसर भी रहा, सीनियर कमांडर रहा हूँ मैं गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में मैं पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के बॉर्डर का मैं सीनियर ऑपरेशनल कमांडर था। और पाकिस्तानी अवाम जज्बे से भरपूर है। देखें ये इतनी प्यारी और इसमें सलाहियतें हैं कि दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ये दुनिया की 4थी सबसे इंटेलिजेंट कौम है। आप किसी से बात, और देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड A लेवल, O लेवल, दुनिया के सबसे ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ बनते हैं। यंगेस्ट नोबेल प्राइज जो है हमारी अपने पाकिस्तानी बच्चों ने लिया हुआ है। और दुनिया के जितने बड़े बड़े CEO आप इदारे हैं, आप चले जाएं, उसमें पाकिस्तानी आपको काम करके मिलेंगे, चाहे नासा है, चाहे एप्पल है, आप नाम दे पाकिस्तानी वहां मौजूद होगा। और देखिए दुनिया का, लाइटर साइड पे कह रहा हूँ, दुनिया का पहला वायरस भी लाहौर के बच्चों ने बनाया था। और पाकिस्तान देखें, उन्होंने सब खुद सारी की यहाँ तक बात है, खुद जेट बना रहा है, टैंक बना रहा है, बुलेट से लेके मशीन गन तक बना रहा है। तो हम अब जो है पाकिस्तान वो 1965-71 का नहीं है, ये सेल्फ रिलायंट मुल्क है। इसको किसी मुल्क पे इसकी डिपेंडेंसी का हमें जरूरत नहीं है, और हम अपने कुव्वत बाजू पे यकीन रखते हैं। तो इंशाल्लाह देखिए आप पाकिस्तान आने वाला दिन बेहतर होगा। हमें इस मौके से फायदा उठाते हुए इंडिया से बात करनी चाहिए, और जो जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया, सऊदी अरेबिया ने किया, अमेरिका ने किया, कुछ गल्फ स्टेट्स ने किया, और चाइना ने भी प्रेशर डाला। तो इन तमाम चीज, और कुछ हमारी अपनी जो थी, हमने जैसे उन पर जिस तरीके से अटैक किए, तो उन्हें समझ लग गई है। और हमें आगे वो काम करने होंगे जिसमें दोनों मुल्कों की आवाम की बेहतरी हो। बिल्कुल ठीक है। तारिक रशीद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तारिक रशीद साहब की आपने सुनी और उन्होंने बड़ी मुस्बत बात की कि अब जो कुछ हुआ भारत को पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया, लेकिन अब इस मौके का फायदा उठाते हुए बातचीत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हमने पहले भी जो मुख्तलिफ सवालात अपने मेहमानों के सामने रखे। इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे। एजाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल हैं। सर बहुत शुक्रिया एजाज साहब वक्त निकालने का। हम पहले भी ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त जो सीज़ फायर है, जो पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया, उसके बाद मजबूर भी किया भारत को सीज़ फायर करने पर, ये क्या समझते हैं सर आपके कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? ये बहुत बड़ी कामयाबी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखिए कि एक ऐसा मुल्क जो ये उसका घुमांड ये था कि वो सीज फायर की एक दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब ऑफर की, कश्मीर के मसले पे सालसी की, तो उसने इनकार कर दिया। और उनका तो स्टांस हमेशा से यही रहा कि जी ये हमारा बायलैटरल मसला है
और हम इसको हल करेंगे, लेकिन कभी वो डायलॉग की तरफ आए ही नहीं। और अब जब उन्होंने खुद से ये एक ड्रामा रचाया और उसको इतना एस्केलेशन की तरफ लेके चले गए, तो पाकिस्तान अगर उनको इतना मुंह तोड़ जवाब ना देता तो वो कभी भी जो है सीज फायर या सालसी की तरफ ना आते। तो एजाज साहब, आप समझते हैं कि अब जो भारत को जवाब तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दे दिया है, लेकिन अब मौके से फायदा उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए और मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए? जी, इस पे मेरी जी इस पे अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया। देखिए, मेरी इस पे जो है, बल्कि आज मैं एक प्रोग्राम में फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ था, तो वहां पे भी मैंने ये जो है चीज उनको गोशगुजार करने की कोशिश की कि हमने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अचीव कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमें इसको सेलिब्रेट करते हुए हमें अपना फोकस नहीं लूज करना चाहिए। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसमें 3 कार्डिनल पॉइंट्स हैं जी। पहला ये है कि हम ये मनवाएं और उसकी गारंटी लें कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नई करारदाद आए, जिसको तमाम ममालिक जो है ना वो उसको इंडोर्स करें, और भारत को के लिए ये पाबंदी हो कि उसका एक रोड मैप बनाया जाए और उस पर मसले के रेजोल्यूशन की तरफ हम जाएं। दूसरे, इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर किया जाए और उसकी गारंटीज ली जाए। तीसरे, एक ऐसा मैकेनिज्म की अप्रूवल दी जाए जैसे कि जिसकी मदद से आइंदा अगर दोनों मुल्कों में कोई ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो, जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भारत में अक्सर हो जाया करती है, तो उस सूरत में पाबंदी हो दोनों मुल्कों पे कि वो एक थर्ड पार्टी या एक न्यूट्रल इंक्वायरी करवाएं और उसकी रिकमेंडेशन की रोशनी में फिर आगे काम करें, और जब तक उसकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं आगे काम करें। बिल्कुल, लेकिन एक एजाज साहब, एक आखिरी सवाल सर, टाइम थोड़ा कम होगा, मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो डिप्लोमेट्स को एंगेज किया गया पाकिस्तान की जानिब से, आप समझते हैं कि अब आलमी बिरादरी भी ये समझती है कि इसमें पहल पाकिस्तान ने नहीं की, भारत ने की और भारत का ही कसूर है? नहीं, देखिए जी, इसमें पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान ने फुल स्पेक्ट्रम वॉर का फुल स्पेक्ट्रम जवाब दिया है, और हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब रही है। हमारे तमाम अफवाज, हमारी सियासी क़यादत, हमारी कौम, हमने तो अब हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। हमें अब सिर्फ इस पे ना वो जो हमारी एक ट्रेडिशनल चीज़ होती है ना कि हम जब यानी जंग में होते हैं या क्राइसिस में होते हैं तो हम बड़ा फोकस करते हैं, बड़ा परफॉर्म करते हैं, और बाद में फिर हम थोड़ा लेट बैक या रिलैक्स कर जाते हैं। हमें इस पे रिलैक्स नहीं करना, हमें इस पे वॉर फुटिंग पे इसको फॉलो अप करना चाहिए जी, और असल सक्सेस हमारी फॉलो अप में होगी। चलें, ठीक है। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, और जो हमने पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सेनेटर शेरी रहमान साहबा से भी गुफ्तगू की, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, पाकिस्तान का केस जो है वो मजबूत है, और आलमी बिरादरी भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है और वो समझती है कि इसमें कसूर पाकिस्तान का नहीं, पहल जो है वो भारत की जानिब से की गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।